नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में जबरदस्त ठंड के बीच में। आज बिना नहाए हम क्लास पढ़ाने आए हैं। सर्दी बहुत लग रही है, कई कपड़े धारण किए हुए हैं और हम अपने गृह जिले अलवर से आज आपकी क्लासेस ले रहे हैं। तो भैया बात यह है कि ठंड के इस मौसम में मैंने कई कपड़े पहने हुए हैं, बिना नहाए हुए आपको दिख रहा हूं। मन तो कर रहा था कि आज क्लास ना ली जाए, पर हमने कहा नहीं, बालक भी तो पढ़ने लिखने वाले हैं, हमारे इंतजार चल रहा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मेरे प्यारे साथी नोमैड राहुल लिख रहे हैं, हैंडरिटन नोट्स का वीडियो भेजा है सर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी प्लीज देख लीजिएगा। राहुल बेटा मैं देखता हूं, है ना। व्हाट्सएप पर कौन से नंबर पर भेजा, एक बार आप मुझे मैसेज करिए और मैं एक बार के लिए टीम को बोलता हूं कि वो देख करके बताए, है ना। थैंक यू सो मच एंड सो नाइस ऑफ यू कि आपने ऐसा किया है। जो भी बच्चे अच्छे अच्छे रिव्यू भेजते हैं उनको फिर हम मैंने भेज दिया, ठीक है। नंबर भी बता देना बेटा कौन से पे भेजा है ना राहुल। बैच की वैलिडिटी बढ़ा देंगे रविंद्र भैया, चिंता मत करो, आपका आखिरी दिन आने दो, ऐसे आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है, लोड मत लीजिए। हाँ जी, तो फिलहाल के लिए आज का सेशन बेहद खास है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ रहे हैं हम और इंडिया भी पढ़ रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। और क्यों होने वाला है? क्योंकि जब मैंने आप लोगों को यह बताया कि भारत के अंदर अंग्रेजों का आगमन प्लासी और बक्सर से नापा तो जाता है, अच्छी बात है, लेकिन उस आगमन के अंदर जो सबसे बड़ी क्रिटिकल चीज है कि अंग्रेज आ गए तब उन्होंने शासन व्यवस्था का क्या किया, कैसे उन्होंने शासन किया, आज के सेशन में इस विषय के ऊपर जानेंगे हम, ठीक है। आइए, स्पेशल साइंस बैच ले आएंगे, है ना। इसके बाद में जैसे हिस्ट्री खत्म होगी, काफी दिन हो गए हैं साइंस पढ़ाई भी हमको, तो साइंस पढ़ाएंगे हम आपको, चिंता मत करिए, ठीक है। हाँ, लेकिन वो अलग से बैच आएगा, ये ध्यान रखिएगा भाई, है ना। अभिषेक, आप मेरे कैम अकेडमी ऑफलाइन सेंटर के स्टूडेंट, क्या बात है, क्या बात है। विक्रम तोमर, पीडीएफ तुरंत अपलोड करा दिया करिए, कर देंगे भैया। और सर आप स्टैटिक जीके का भी बैच लाओ प्लीज। आदित्य, यार पढ़ाई नहीं जाती है हमसे, मतलब वो रट्टालॉजी वाला काम होता नहीं है, हम रट्टालॉजी वाली चीजों को भी समझाने निकल पड़ते हैं, क्या करें। दीपक कुमार गुप्ता, सर आप ग्रेट हो। नहीं भैया, हम ग्रेट नहीं हैं, आपके भाई हैं, बड़े भाई हैं, टीचर मानते हो, हमारा सौभाग्य है। आइए पढ़ते हैं। तो अभी आनंद लीजिए चैप्टर का, बड़ा आनंददायक चैप्टर। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, बड़े बड़े से लोग जो दिख रहे हैं, अजीबो गरीब से, बड़े बड़े बालों वाले और गोरे चमड़ी नमड़ी वाले, ये सबकी सब लुटेरे, सबकी सब अत्याचारी, सबकी सब वो लोग हैं जिन्होंने भारत माता के ऊपर जख्म किए हैं। ये वो लोग हैं जिनके बारे में आज चर्चा हम करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, समझिए। देखिए, आप ऐसे समझिए कि आज अगर मैं अपनी कोई कंपनी चलाता हूं या आप में से कोई व्यक्ति अपनी कोई कंपनी चलाता है, तो आप सब जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिएगा कि आज हम ये कहें कि अमेरिका की कंपनी है पेप्सी, इंडिया में काम करती है। अमेरिका की कंपनी है मैकडी, अमेरिका की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जो भी कंपनी है। अब चूंकि दुनिया में इतने सारे देश हैं, इतने सारे देशों में इतने सारे शहर हैं, शहरों के अंदर सब शहर हैं, छोटे शहर ABC, सब शहर श्रेणी के शहर हैं। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि इतने सारे शहर होने के बाद भी, सुनील कमेंट बॉक्स में लास्ट में पूछ लेना बेटा, मैं बता दूंगा आपको, है ना। अच्छा, तो अब सवाल यह हुआ कि साहब इतने सारे शहर हैं, तो इतनी बड़ी कंपनियां जब आती हैं देश में, तो उनका जो असली मालिक है वो तो आता नहीं होगा। विचार कीजिए आप एक बार के लिए कि आपको क्या लगता है कि देश के अंदर कंपनी चलाने के लिए क्या वारेन बफेट, टिम कुक या फिर स्टीव जॉब्स या फिर एलन मस्क, ये लोग थोड़ी आते होंगे, बिल गेट्स, ये थोड़ी आते होंगे कि चलो भाई इंडिया की कंपनी चलाएंगे। तो फिर ये क्या करते हैं, कंपनीज अपने पास में बड़े बड़े लोगों को हायर करती हैं। उनके पास कोई ना कोई तो क्वालिफिकेशन होती होगी, या तो वो कंपनी के बहुत अच्छे मालिक, बहुत अच्छे एम्प्लॉय होते होंगे। आज उदाहरण के लिए ऐसे समझिए कि आज गूगल चल रहा है या फिर कोई भी बड़ा ब्रांड चल रहा है, उसमें जो सीईओ का पद है ना आज के समय में, समझिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जब वो इंडिया आई
तो उसने इंडिया के लिए अपना एक प्रधान व्यक्ति नियुक्त किया। आप इस बात से रिजेंबल करके समझ पाइए कि जब वो लोग यहां आए तो देखिए आपको यह समझ में आ गया कि बंगाल का कलकत्ता उनका हो लिया, मद्रास उनका हो लिया, कोलकाता के मद्रास, कलकत्ता और मुंबई 3 जगह उनकी हो गई। अब तीनों जगह पर बड़े बड़े कारखाने बन गए। उन्होंने प्लासी और बक्सर जीत लिए। अब बक्सर जीत लिए तो इतना सारा राजस्व आएगा, तो प्रबंधन करने के लिए कोई टॉप मोस्ट अथॉरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ऐसी टॉप मोस्ट अथॉरिटीज को वो लोग भेजते थे। आज जैसे कोई कंपनी इंडिया में आई, आज के उदाहरण में भी समझें तो मान लीजिए राजस्थान, आप कई बार सुनते होंगे ना, ये फलाना कंपनी के राजस्थान हेड हैं, ये उत्तर भारत के हेड हैं। उस कंपनी का काम चाहे छोले भटूरे बेचना हो, चाहे सिम कार्ड बेचना हो, ये इस कंपनी के इस क्षेत्र के हेड हैं, ऐसा सुना होगा। तो वो क्षेत्रीय हेड होने का जो काम आप सुने हैं, बस उसी के आधार पर चीजों को रिलेट करते जाइए। क्या रिलेट करना है कि हमारे देश में इस तरह की जो तमाम कंपनियां पहले भी आई और अंग्रेजों के काल में भी आई, तो वो अपने यहां पर एम्प्लॉइज को परमानेंट मेंबर के रूप में भेजती थी कि आप जाइए और इंडिया पर राज करिए, शासन चलाइए और हमें अपनी तरफ से कोई ना कोई अपडेट देते रहिए। ठीक है साहब? तो यानी कि पहले तो यह बात समझ में आ गई होगी। सौरभ सूर्या, सर नोट्स सो एलिगेंट एंड सो ब्यूटीफुल। सौरभ भैया, यही सब बातें अगर आप अपने वीडियो पर रिकॉर्ड करके हमें भेज दें, व्हाट्सएप कर दें 9829104185 पर, तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। हम औरों को भी ये चीज बता पाएंगे आपके बिहाफ पर। ठीक है, चलिए भाई, आज बाल बड़े ही उबड़ खाबड़ हो रखे हैं क्योंकि अभी क्लास में आने से पहले ही मफलर और टोपा उतारे हैं। ठीक है हाँ जी। तो अब क्या हुआ कि ऐसी स्थिति के अंदर जब हमारे देश में बंगाल पर शासन करने के लिए इन्होंने अपने लोग नियुक्त किए, तो उनकी पॉलिसीज ही सबसे बड़ी पॉलिसी रही होंगी। जैसे ट्विटर में पराग जैन थे, या फिर आज सत्या नडेला हैं, या सुंदर पिचई हैं, इन्हीं की तो पॉलिसीज कंपनी के अंदर देखी जाती हैं। ऐसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत में लोग आए थे, उनमें गवर्नर की भूमिका, गवर्नर जनरल की भूमिका और वायसराय, ये 3 पद ऐसे हुए जिन्हें सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया मान सकते हैं ब्रिटिशर्स की भाषा में, है ना। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात समझिए, भारत में इन्होंने ये तो सोचा ही नहीं था कि ये शासन करेंगे, ये तो कंपनी चलाने आए थे। कंपनी चलाने आए तो इन्होंने सोचा कि भाई बंगाल, अब बंगाल जो है वो उस समय, जहां कोलकाता है, बंगाल उस समय सबसे ज्यादा पैसे वाला क्षेत्र हुआ करता था। क्यों? क्योंकि वहां पर पैदावार सबसे अच्छी होती थी और उन्हें हमसे क्या लूटना था? कच्चा माल लूटना था। और कच्चे माल के लिए तो कॉटन बढ़िया से पैदा हो रहा है, बंगाल का रेशम फेमस था, तो बोले इनका रेशम, सॉरी, कॉटन फेमस था, तो बोले यहां पर जो गवर्नर होगा उसकी बात सब लोग मानेंगे। भाई ऑब्वियस ही बात है, कंपनी की कोई ब्रांच है जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रही है, तो उसके हेड को सबसे बड़ा हेड माना जाएगा। 1764 के अंदर रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के अंदर प्रथम गवर्नर बनकर आए थे। तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव नाम का व्यक्ति है ना, ये बंगाल का गवर्नर था। यहां पर आपको यह बात अच्छे से समझनी होगी। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, अच्छा अब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, 93 का हो, 1813 का हो, 33 का हो, 53 का हो, 1909 का हो, 1919 का हो, 1935 का हो, ये सारे के सारे पढ़ेंगे अपन, है ना, क्योंकि इन्हीं से आपको पॉलिसी समझ में आएगी। आज की जब हम राज व्यवस्था पढ़ते हैं तो असल में वो इन्हीं रेगुलेटिंग एक्ट्स का परिणाम है। मुझे आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इसके अंदर काफी कुछ पढ़ने का है, कुछ भी चीज छूटती है। धर्म सुधार आंदोलन पढ़ने के हैं, है ना, जमींदारी प्रथा पढ़ने की है, काफी कुछ पढ़ने का है। तो टाइटल्स को लेंगे, समय लगेगा, लेकिन आप पेशेंस के साथ सुनते चलिएगा। तो अब हुआ ये कि 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट, पहले रेगुलेटिंग एक्ट क्या है उसको समझ लेते हैं। भाई जैसे मान लीजिए आपने एक कंपनी खोल दी इंडिया के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल ब्रांच, ठीक है। बंगाल ब्रांच वालों से कह दिया कि तुम सबके सुप्रीम होंगे। कैसे कहोगे इस बात को? तो इसके लिए कोई कानून आएगा। अब वो कानून कौन देगा? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैठ करके चार्टर से आई है, वहां से, चार्टर हवाई जहाज नहीं है, एक लेटर जिससे परमिशन मिली है कि तुम जाके इंडिया में राज करो। तो ब्रिटेन सरकार क्या करती है, अपने तरीके से कुछ रेगुलेटिंग एक्ट पास करती है। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब समझ रहे हैं? कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कुछ कानून पास करती है, उन्हें रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कार्यान्वयन के बाद बंगाल के गवर्नर, जिन्होंने पहले मद्रास और बॉम्बे में समान भूमिकाएं निभाई थी,
उनको गवर्नर जनरल के पद पर क्रमोन्नत कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर। यानी कि गवर्नर का ही पद अब क्या बन गया, गवर्नर जनरल का पद बनकर आ गया। तो रॉबर्ट क्लाइव जो 1764 में बंगाल का गवर्नर बना था, वो 1773 तक पहुंचते पहुंचते गवर्नर का पद अब गवर्नर जनरल का कहने लगा। ऐसी स्थिति में 1773 में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। अब यह बात आपको इंपॉर्टेंट समझनी होगी। रेगुलेटिंग यानी रेगुलेट करने वाले जो कानून थे, उनमें फिर एक और कानून आया, वो आया 1833 में, जिसके तहत यह कहा गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। अब यह बात आपको समझनी होगी। मतलब आप यह समझकर देखिए कि अगर हम लोग गवर्नर के पद की बात करें तो गवर्नर उस समय पर था क्या, कि उस समय पर गवर्नर के पद 3 जगह पर खास थे। कहां पर, बंगाल में, मद्रास में, और बंगाल बोले तो कोलकाता, मद्रास बोले तो चेन्नई, और बॉम्बे के अंदर, है ना, मतलब मुंबई जैसे आज आप कहते हैं, है ना, या बॉम्बे कह लीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में इन 3 जगह पर गवर्नर्स हुआ करते थे। गवर्नर से कहा कि तुम चिंता मत करो, अब तुम प्रमोट हो गए हो, गवर्नर जनरल बन गए हो, लोग तुम्हारी बातें माना करेंगे। ठीक है साहब। रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं कि ही वाज सो क्लेवर, और कहते हैं कि ही वाज द मैन ऑफ एक्शन। अगर रॉबर्ट क्लाइव नहीं हुआ होता, लोग कहते हैं कि अगर रॉबर्ट क्लाइव नहीं हुआ होता तो शायद भारत आज गुलाम ना हुआ होता। रॉबर्ट क्लाइव धूर्त व्यक्तियों में से एक था, अपने आप से नफरत करने वाला साइकोपैथ था, वो मानसिक रोगी था। कहते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने खुद को 2 बार मारने के लिए, सुसाइड करने के लिए गोलियां चलाई, लेकिन गोलियां चली ही नहीं, यानी उसको मारने के लिए बंदूक चली नहीं। इस चक्कर ने उसने कहा कि अब तुम वैसे ही जब भगवान ही नहीं मार रहा है तो मैं क्या करूं, तो वो कफन बांध करके सारे काम किया करता था। वो इतना बड़ा मानसिक रोगी था कि अंत में भी जब मरा ना, खुद को चाकू से मार के मरा, कि गोलियां तो चल नहीं रही तो क्या करे, तो खुद को मार करके मरा था। यहां पर आया एक तरह से सैनिक के रूप में था। जब जहाज में आ रहा था, वो जहाज रास्ते में खराब हो गया था। जहाज रास्ते में खराब हो गया तो कहते हैं 9 महीने तक पानी में जहाज अटका रहा। तो वो 9 महीने के अंदर जहाज पर ही पुर्तगाली भाषा सीख गया। बोले जाऊंगा तो पुर्तगालियों से पाला पड़ेगा। वो वही व्यक्ति था जब फ्रांसीसियों से पहले इंडो कार्नेटिक वॉर में हारा, बाद में चोर छुपा के भाग लिया और उनके खिलाफ षड्यंत्र रच करके उनको हरवाया था। रॉबर्ट क्लाइव जब धूर्तता के कारण फेमस होने लगा तो फिर जाके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में उसे भेजा कि तुम जाओ और बक्सर का युद्ध लड़वा करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का परचम लहराओ। धूर्तता, लोगों को फरेब करना, लूटना। सोचो कि कहते हैं जब वो यहां से गया था 100 नावों में उसकी संपत्ति भर के गई थी। इतना पैसा लूटा था उस व्यक्ति ने इंडिया से कि जब उसने लूटा तो उस पैसे की वर्थ उस समय 2 करोड़ रुपए थी। आज उसको $2 बिलियन कह सकते हैं। $2 बिलियन का मतलब समझिए, इंडिया की बहुत सारी यूनिकॉर्न कंपनियों की वैल्यू नहीं है इतनी जितनी उसकी रियल वर्थ थी। इतना पैसा लूटकर यहां से गया था। जब लूटकर ब्रिटेन गया था, वहां जाकर ब्रिटिश सरकार ने उसको फिर सांसद बनाया अपनी कैबिनेट के अंदर कि आओ भाई तुम लुटेरे बनकर आए हो। लेकिन कुछ लोग उससे जलते थे कि तुम साले इतने बड़े लुटेरे हो, जनता को लूटा है तुमने, फरेब किया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये केवल कहानी इसलिए बता रहा हूं, ये कहानी परीक्षाओं में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको ये भाव पैदा हो अंदर से कि किस तरह के गवर्नर जनरल, यानी सब कुछ करने वाले, है ना, मतलब फरमान पद्धति, वही व्यक्ति था जिसने कि कल भी मैंने बताया था डायरकी चला दी थी बंगाल के अंदर, यानी कि दोहरी शासन पद्धति, जिसमें कहा कि राजस्व हम इकट्ठा करेंगे और जो बंगाल का नवाब होगा वो क्या करेगा, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब, ये बाकी जितने भी काम हैं जिनमें कि पुलिस की शासन व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये लोग मैनेज करेंगे। वही व्यक्ति था। तो बड़ा ही खुराफाती व्यक्ति था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है ना। अच्छा जी, इसके साथ साथ, हाँ, इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो ये हो गया, गवर्नर जनरल कर दिया था, ये हो गया। अब जो 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट क्या होते हैं आगे आएंगे तब भी पढ़ाएंगे। मतलब ये वो कानून है जिनके माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत पर शासन करती थी। ये वो कानूनों का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। ये 20-20 साल के लिए निकाले जाते थे, चार्टर के माध्यम से आते थे, है ना। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में 1833 में यह कहा गया कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो ऑल इंडिया का गवर्नर जनरल माना जाएगा। मतलब उसके अंडर में ही मद्रास का, उसी के अंडर में बॉम्बे का गवर्नर उसके अंडर में कर दिया गया था। ठीक है। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से, अब ये जो भारत सरकार अधिनियम सुन रहे हैं, ये शब्द भी हम आगे जाके समझाएंगे आपको। रेगुलेटिंग एक्ट उसके बाद में आने एक तरह से बंद हो गए, सरकार अधिनियम, शासन अधिनियम आए। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति जब हुई
तो ब्रिटिश सरकार ने अपने आप को यह बताते हुए कि देखिए हमने तो कंपनी भेजी थी, अब कंपनी वहां क्या कर रही है हम उसके बारे में नहीं जान सकते, लेकिन एक काम करते हैं, कंपनी को चलाने के लिए हम रेगुलेटिंग एक्ट पास किया करते थे, एक काम करते हैं कंपनी को हटा देते हैं सत्ता से, अब हम खुद आप पर डायरेक्ट शासन करेंगे। इंडियंस को लगा कि ब्रिटिशर्स खुद डायरेक्ट जब शासन करेंगे तो अच्छे लोगों की तरह बिहेव करेंगे, अच्छे लोगों की तरह बिहेव करेंगे, तो इन लोगों ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया हमारे लिए कि हम आप पर शासन करेंगे, डायरेक्ट हमारा इंटरफेरेंस आपके ऊपर रहेगा। ऐसा करके इन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1858 हम लोगों के लिए पारित करवाया। तो जो भारत सरकार अधिनियम इन्होंने हमारे लिए पारित करवाया, उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम यह निकला कि गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया, क्वीन का आदमी, यानी कि हस्बैंड नहीं, उसका प्रतिनिधि यहां पर, कि तुम डायरेक्ट क्वीन के संपर्क में रहोगे, यानी तुमको सीधा रिपोर्टिंग वहां देनी होगी। अब यह समझा जाएगा कि भारत के अंदर शासन ब्रिटिश हुकूमत का है, डायरेक्ट कंपनी का इंटरफेरेंस खत्म। 1857 की क्रांति इसलिए बहुत खास थी। कई बार लोगों से प्रश्न पूछा जाता है, आगे आएंगे तब बताएंगे कि 1857 की क्रांति सक्सेसफुल थी कि फेलियर थी। तो कहा जाता है कि भैया सक्सेसफुल थी। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया था, डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन ले लिया था। तो कॉमन सेंस की बात है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद डायरेक्ट अपने नियंत्रण में ले रही है, तो इसका मतलब तो निश्चित माना जाए कि 100% कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उन्हें यह लग गया कि अब हमारी कंपनी नहीं चलेगी, हमें डायरेक्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। तो 57 की क्रांति विफल तो थी नहीं, तो चर्चा करेंगे, है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में खास क्या बताने वाले हैं हम? रॉबर्ट क्लाइव वो व्यक्ति जो कि भारत में जब आया तो प्लासी भी लड़वाया, बक्सर भी लड़वाया, और उसी के कालखंड में जो मेजर काम हुए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था? पहला प्लासी का युद्ध था, दूसरा दीवान की नियुक्ति, उप दीवानों की नियुक्ति। दीवानों की नियुक्ति मतलब ये दीवाने मतलब वो नहीं है दीवाने मस्ताने वाले दीवाने नहीं है, दीवानी राइट। दीवानी राइट मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, दीवानी राइट मतलब जो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो कंपनी के लिए। आज जिस पद को आप कलेक्टर का पद कहते हैं ना, जिले के अंदर जिला कलेक्टर, कलेक्टर का मतलब क्या होता है? संग्राहक मतलब कलेक्ट करता हो। क्या कलेक्ट करता हो? रेवेन्यू कलेक्ट करता हो। तो जिले के अंदर जो बैठा हुआ कलेक्टर है, असल में वो रेवेन्यू कलेक्टर ही तो था। रेवेन्यू कलेक्टर को दीवानी अधिकार होते थे। दीवानी अधिकार का मतलब यह हुआ कि वो राजस्व, अब ये राजस्व क्या होता है? टैक्सेस को राजस्व कहा जाता है। वैसे अर्थशास्त्र की भाषा में राजस्व उस धन को कहा जाता है जो रिकरिंग बेसिस पर प्राप्त होता हो। रिकरिंग बेसिस का मतलब है आज भी मिला है तो महीने भर बाद भी मिलेगा, तो अगले महीने भी मिलेगा, लगातार जो मिलता हो। जैसे आपको रूम रेंट लगातार मिलता है, सैलरी लगातार मिलती है, पेंशन लगातार मिलती है। जो लगातार नहीं मिलता वो गैर राजस्व है। जैसे घर बेच दिया आपने, घर बेचकर एक ही बार में पैसा आ गया, हर दिन थोड़ी बेचोगे आप घर को। तो इसका मतलब उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आती हो, है ना। तो इसने क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव ने अपने स्तर पर डेप्यूटी दीवान नियुक्त किए। दीवान का काम क्या था भाई? इस व्यक्ति ने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम लागू किया था। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम का मतलब क्या हुआ? इस व्यक्ति ने अपने स्तर पर बंगाल के अंदर, अवध के अंदर, जहां जहां ब्रिटिशर्स का शासन हुआ, वहां पर राजा को तो निजामत के अधिकार दे दिए। निजामत हजामत नहीं है। निजामत का मतलब है कि आप लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशियल प्रोसेसिंग्स और पुलिस का काम संभालेंगे। यानी कल भी मैंने समझाया था कि जो भी बदनामी वाले काम हैं वो तो नवाब साहब संभालेंगे, जिनमें जिम्मेदारी है, और पैसे कमाने वाले काम जो है वो ब्रिटिश सरकार संभालेगी। तो ब्रिटिश सरकार नहीं थी उस समय, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और उसने अपने स्तर पर गवर्नर को बना के भेजा हुआ था। गवर्नर ने यहां पे क्या किया? छोटे छोटे क्षेत्रों में जहां जहां इनका शासन था, चाहे बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, यहां पर अपने सब दीवान, छोटे दीवान बनाकर भेज दिए, जो बाद में कलेक्टर के रूप में प्रसिद्ध हुए। ठीक है ना। तो इनका काम क्या था? पैसे इकट्ठा करना था। इस व्यक्ति को बंगाल में डायरकी का जनक भी कहा जाता है। यह तथ्य याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने सेशन में जानकारी शेयर की है, ये सारी की सारी आप लोगों को अपने जो नोट्स है ना उनमें उपलब्ध कराई गई हैं। आप आराम से एज इट इज लिखकर हमने वहां पर दी हैं, है ना। इसी के काल में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद याद रह जाएगी, बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी, जिसमें कि अवध के नवाब को पेंशन देने की बात की गई, 26 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे, है ना। कड़ा और इलाहाबाद वाला क्षेत्र ले लिया गया, सैनिक शासन बनाया गया। एक तरह से ब्रिटिश शासन ही पूरी तरह से उसको जीत गया था, है ना। इसके साथ साथ अपनी सेना 3 जगह स्थापित करी इस व्यक्ति ने। कहां पे? इलाहाबाद में, मुंगेर में और बांकीपुर के अंदर इसने अपनी सेना के 3 ऑफिसेस बना दिए। ठीक है।
तो 1950 के अंदर ये आई थी। अतिरिक्त जानकारी हमने यहां पर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में दी है, जो मैंने आपको बोलकर सुना दी है। ठीक है साहब। अच्छा, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, क्या था कहानी, ये मैंने बता दिया। चलिए, तो इलाहाबाद, बांकीपुर और मुंगेर फोर्ट, ये 3 जगह, बांकीपुर पटना के पास में है, इलाहाबाद पता ही है, और मुंगेर जो बिहार के अंदर है, ये उस समय सब बंगाल में हुआ करते थे। वहां पर इन्होंने अपनी सेना स्थापित की थी। रॉबर्ट क्लाइव चला। रॉबर्ट क्लाइव के बाद में दूसरा एक और गवर्नर था जिसका नाम था वेंसीटार्ट। वेंसीटार्ट बक्सर के युद्ध के अंदर, अब देखिए ये समकालीन गवर्नर हैं। ऐसे ही कर्टियर, जिसके कालखंड में बंगाल में अकाल पड़ा। इन सबके नाम आपको याद नहीं रखने हैं। जो नाम याद रखना है वो ये है, होने को तो हर कालखंड में जब 200 साल तक इन्होंने शासन किया है तो बहुत सारे गवर्नर और गवर्नर जनरल आए होंगे। अब आपको ये व्यक्ति याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग। क्यों याद रखना है? क्योंकि बंगाल में गवर्नर के नाम पर केवल रॉबर्ट क्लाइव फेमस हुआ था, लेकिन जो वॉरेन हेस्टिंग है ये बंगाल का अंतिम गवर्नर कहलाया। क्यों कहलाया? क्योंकि इसी के पद को गवर्नर जनरल का पद दिया गया था। संपूर्ण भारत का दिया गया था क्या? नहीं। संपूर्ण भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा, यह विषय 1833 में जाकर के स्पष्ट हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1833 में। रेगुलेटिंग एक्ट क्या होते हैं? ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में कंपनी को संचालित करने के लिए जो कानून दिए जाते थे उन्हें रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। रेगुलेटिंग एक्ट में वॉरेन हेस्टिंग क्या कर रहे थे? वॉरेन हेस्टिंग भारत में आए तो बंगाल के गवर्नर बनकर के ही थे, पर उनका पदनाम अब बढ़ा करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। गवर्नर जनरल बंगाल में रहे, लेकिन बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल 1833 में कहा गया। तो आपसे पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसको बना दिया गया था। ठीक है ना? अच्छा, इस व्यक्ति ने बंगाल के अंदर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। द्वैध शासन का मतलब समझ में आ गया? अभी तक जो दीवानी और निजामत के अधिकार अलग अलग रॉबर्ट क्लाइव ने बांटे थे, इसने कहा कि छोड़ो, अब पुलिस भी अपने अंडर में लेते हैं। फौज थी पहले अंडर में, अब अपन अपने अंडर में पुलिस भी लेते हैं और राजा को अब पूरी तरह पंगु कर देते हैं। वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल के नवाब से पूरी तरह सारी पावर छीनकर अपने पास रख ली और 1772 में प्रत्येक जिले के अंदर एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना कर दी। अब ये फौजदारी का मतलब क्या हुआ, मैंने पहले भी बताया है। देखिए, मैं फिर से बता दूं, जहां पर किसी व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति का संपर्क होता हो, जैसे किसी भी प्रकार की पीड़ा किसी शारीरिक व्यक्ति की वजह से होती हो, जैसे मान लीजिए किसी को मारना है, पीटना है, लूटना है, खसोटना है, हत्या है, ये सब जितनी भी चीजें हैं ये सब फौजदारी में आती हैं, है ना? या फिर ये कहिए कि बॉडी टू बॉडी टच जहां पर होता हो, फौजदारी कानून है। और उसके अलावा दूसरा दीवानी। दीवानी के केस में क्या होता है? अगर आप राजस्व अर्जन की बात करते हैं, टैक्सेशन की बात करते हैं, वो सब दीवानी अधिकारों में आते हैं। अब आज के केस में अगर मान लीजिए सुब्रतो राय सहारा, क्या सहारा ने भारत में किसी की हत्या की थी क्या? इनडायरेक्टली कर दी हो तो पता नहीं, डायरेक्ट तो उसने कुछ नहीं किया, लोगों का पैसा ही लूटा था। तो उस पर जो केस चला वो कौन सा केस कहलाएगा? वो दीवानी केस कहलाएगा। लेकिन वहीं पर एक हत्यारा है, चाहे हत्यारा कोई संत हो, चाहे कोई भगोड़ा हो, चाहे कोई गुंडा हो, जो भी हो, अगर कोई हत्यारा है तो हत्यारे पर जो केस चलेगा वो फौजदारी केस चलेगा। तो केस का मतलब समझ में आ गया। इसने क्या किया? प्रत्येक जिले के अंदर फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना करी कि अब न्याय भी हम ही करेंगे। किसने की थी ये? इसने की थी वॉरेन हेस्टिंग ने। तो कई बार प्रश्न में ये सब चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग फिर बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग। क्यों? क्योंकि नियुक्त 72 में ही तो हो गया था। 73 में चूंकि रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। तो गवर्नर जनरल कहां का? बंगाल का। याद रखिएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ये। इसके बाद में इंडिया का गवर्नर जनरल कब आएगा? तो 1833 में आएगा। मैं आपको 1833 में लेकर चलता हूं एक बार के लिए। आप चलिए, चलते चलिए, चलते चलिए, चलते चलिए, चलते चलिए। 1833 आजा भाई। 1803, 1800, ये आ गया 1823। हेस्टिंग के बाद में आ गया मैटकॉफ, रैयतवाड़ी सिस्टम, एडवांटेज, लाभ और हानि, महलवाड़ी। अब आप देखिए, अब तक गवर्नर ही गवर्नर चल रहे हैं। अब देखो आप, मिंटो हो गया, ये सब बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं।
वेलेजली वेलेजली सब कहने का कुल मिलाकर मतलब अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस, बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। हाँ जी, तो अब बंगाल के गवर्नर के रूप में अब आपको यहां पर, हाँ जी, अशोक कह रहे हैं सर फादर ऑफ डायरकी एक बार समझा। द्वैध शासन का जनक, द्वैध शासन का जनक मतलब क्या हुआ? द्वैध शासन का जनक मतलब हुआ कि आपने यहां पर हाँ जी, हाँ दीपक, इसमें कंटेंट में नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ करते थे, अगर मैं सही हूं तो। भारत के जो पहले भारत के गवर्नर जनरल जो बने थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। बस इस कंटेंट में नहीं है, कल जो आएगा उसमें आ जाएगा, है ना। आज के में नहीं है, वो मिल जाएगा, कल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जीए वाले का नोट्स कौन सा सही रहेगा? हमारा वाला ही सही रहेगा। याशिका बेटा, उनके घर में कुछ परेशानी है, वो 1-2 दिन में आ जाएगा, है ना। दीपक, हाँ जी। सुनील यादव बेटा, अभी क्लास खत्म होने लगेगी तब मैं आपको बोल दूंगा, आप उसमें से पूछ लीजिएगा, ठीक है। प्रिंस कुमार, बिल्कुल मैं बोलता हूं, ठीक है। तो अब आते हैं द्वैध शासन का जनक। एक बालक पूछे द्वैध शासक जनक का मतलब क्या हुआ? द्वैध शासक के जनक का मतलब यह हुआ कि उनके कालखंड में ही द्वैध शासन बंगाल में शुरू हुआ था। द्वैध शासन क्या है अब तक 4 बार बता चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर। ये अब क्या हो गए? तो बंगाल का गवर्नर का पद, अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, अब गवर्नर जनरल प्रथम वॉरेन हेस्टिंग, सॉरी वॉरेन हेस्टिंग कहां का? बंगाल का। क्या यह भारत का है? नहीं, भारत का पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ठीक है। अच्छा, अब वॉरेन हेस्टिंग के बारे में आते हैं। 1774 से 85 के बीच में, ये मैं जिनको इंपॉर्टेंट मार्क कर दूं उन्हीं को याद करना। इंपॉर्टेंट के ऊपर ही हमने ये सेशन किया है, अदरवाइज तो ये उड़ते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल में वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसने न्यायिक सुधार करते हुए, तो देखिए न्यायिक सुधार के अंदर 1772 में इसी व्यक्ति ने फौजदारी और दीवानी अदालतें खोली थी। तो फौजदारी और दीवानी अदालतें जिस व्यक्ति ने खोली थी, वही व्यक्ति और ज्यादा अब न्याय प्रणाली के अंदर सुधार कर रहा है। इसने क्या किया? फौजदारी के अंतर्गत भारतीय न्यायाधीश को और दीवानी के अंतर्गत कलेक्टर को न्यायाधीश बनाया। अब आपको यह बात समझ में आनी चाहिए, भारतीय न्यायाधीश और कलेक्टर में क्या अंतर है। पहले कलेक्टर अंग्रेज ही हुआ करते थे। भारत में भारतीय जो सिविल सेवा है इसके लिए अपना ही एक संघर्ष रहा है, यानी आईएएस जो पद है इसके लिए बहुत संघर्ष चला है भारत के अंदर, ठीक है। तो संघर्ष का भी कालखंड हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारतीय सिविल सेवक एंट्री हुए थे। पहले सब ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। फिर से मैं याद दिला दूं, दीवानी और फौजदारी अलग हैं। दीवानी का मतलब पैसे का मामला, पैसे का मामला किसने अपने पास रखा? अंग्रेजों ने। और फौजदारी मामले मतलब हत्या है, मारपीट है, बलात्कार है, ये मामले किसने रखे? भारतीय न्यायाधीश अपॉइंट किए गए, इंडियन न्यायाधीश। इसके पीछे भी बड़ा कारण था, क्योंकि इंडिया में कई रिलीजन थे। अब कई रिलीजनों में अलग अलग मान्यताएं हैं। रिलीजियस मान्यताओं के हिसाब से इस्लाम के अकॉर्डिंग चलें, क्योंकि केंद्र में उस समय दिल्ली के अंदर मुगल शासन चल रहा था। ऐसी स्थिति में किस चीज को माना जाए? शरिया कानून को माना जाए या फिर इंडियन कानून को माना जाए, जो धर्म संगत है उसको माना जाए? यह बड़ा संघर्ष था। भारत का न्यायिक सुधार अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है ना। तो ऐसी स्थिति में इसने यह किया। 1774 में इसने कोलकाता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। समझिएगा, आज दिल्ली में आप राजधानी के रूप में सुप्रीम कोर्ट सुनते हैं, लेकिन पहली सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में ही बनाई गई थी। अर्थ क्या था? अर्थ यह था कि बंगाल के अंदर इतने सारे जिले, अब केवल बंगाल नहीं है, बंगाल के अंडर में अब अवध ववध सब आ चुके हैं। हर जिला मतलब राजस्व जिला मतलब जहां से टैक्स कलेक्ट होता हो, वहां पर न्यायालय बना दी गई। आज भी वही सिस्टम चल रहा है। लेकिन अगर आप इन न्यायालयों से संतुष्ट नहीं हैं तो आप कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसने सुप्रीम कोर्ट कहां बनाई? कोलकाता के अंदर सुप्रीम कोर्ट बनाई। 1781 में
मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया। यानी कि अब देखिए, आप में से कई लोग कह सकते हैं कि इन्होंने मदरसा ही स्थापित क्यों किया? क्योंकि भाई उस समय अवध का नवाब मुस्लिम था, बंगाल का नवाब मुस्लिम था, मुगल का शासन था, पूरी तरह मुस्लिम सत्ता थी, तो उनके हिसाब से कुछ करना था। ठीक है, फतवा ए आलमगीर का अंग्रेजी में अनुवाद कराया। ये कुछ फैक्चुअल जानकारियां हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। अब इनमें से जितने फैक्ट आप याद रख लें आपकी ताकत है, नहीं याद रख पाए तो भी वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब इसी कालखंड में मराठाओं का संघर्ष चल रहा है, एंग्लो मराठा वॉर चल रहे हैं। ऐसे ही सिखों के साथ भी अंग्रेजों के युद्ध चलेंगे, ऐसे ही अफगानों के साथ भी अंग्रेजों के युद्ध चलेंगे। तो जो जो गवर्नर जनरल जिन जिन कालखंड में है, उनके कालखंड में युद्ध के नाम भी होंगे। तो मराठाओं के साथ सालबाई की संधि तथा मैसूर के साथ मैंगलोर की संधि, कल याद होगा, कल का जब आप क्लास देखेंगे तो आप देखेंगे जिस तरफ मैं आपको बता रहा हूं कि इधर देखिए प्लासी है, अवध है, ऊपर मुगल का शासन है, वही मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो मराठा इतनी बड़ी जगह पर हैं। फिर मैंने नीचे आपको दिखाया था, इधर की तरफ मैसूर है, इधर की तरफ कार्नेटिक है, ऊपर की तरफ अफगान है। मैं मैप पर इंडिया के में दिखाया था आपको, है ना। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज सबसे युद्ध तो किए ही हैं। तो युद्ध के दौरान उन सब पर जब जब सत्ता स्थापित की है, इधर राजपूताना अलग चल रहा है, तो अंग्रेजों ने सबके साथ कोई ना कोई संधि की होगी। तो मराठों के साथ जो इनकी संधि थी वो सालवाई की संधि थी, मैसूर के साथ इनकी जो संधि थी वो मैंगलोर की संधि थी। सर ये संधियां कब पढ़ेंगे हम? तो हम लोग इंडो मराठा, इंडो मैसूर, इंडो सिख, इंडो अफगान, ये चारों वॉर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी गवर्नर जनरल के कालखंड में ये काफी खास है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, इसी समय पर गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद हुआ। बहुत सारे लोग आते थे, इनमें से चार्ल्स विल्किंस के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया? हाँ जी, तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद हुआ। नंद कुमार नामक ब्राह्मण का पर आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई। अब ये सब तथ्यात्मक जानकारी है, याद रखते हैं तो ठीक है। आप इनमें से भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब कोई भी व्यक्ति शासन में रहा है तो उसके कालखंड में, अभिषेक जी बहुत सारा आशीर्वाद, उसके कालखंड में कोई ना कोई बड़ा काम तो हुआ ही होगा। तो ऐसे करके वॉरेन हेस्टिंग के कालखंड में जो बड़े काम हुए वो हमने आप लोगों को यहां पर बता दिए। ठीक है, अब आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस और यह करता है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या है? देखिए, यह जमींदारी प्रथा का सबसे पहला शुभारंभ था, जिसको आप दिमाग में ला, ये कॉर्नवालिस संहिता बहुत बड़ी चीज है। मतलब ये अपने आप में, लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। किस तरह इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने ये जो जमींदारी प्रथा देखते हैं, इजारेदारी प्रथा देखते हैं, रैयतवाड़ी प्रथा देखते हैं, है ना, महलवाड़ी प्रथा देखते हैं, इन सब प्रथाओं के अंदर कॉर्नवालिस का योगदान बड़ा कंसीडरेबल है। पुलिस कोड में इसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो आप इसके बारे में जो जो चीजें देखेंगे उनके अंदर आप देख सकते हैं स्थायी बंदोबस्त, इसने परमानेंट सेटलमेंट किया था। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। जॉन शोर के द्वारा इसकी व्यवस्था कैसे की गई थी वो हम आपको यहां पर बताएंगे। साथ ही साथ इसने जुडिशियल रिफॉर्म किस तरह से किया वो हम आपको बताएंगे। कॉर्नवालिस कोड किसको कहा जाता है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, कॉर्नवालिस कोड में क्या क्या किया गया था, किस तरह से सारी चीजें चली थी, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। सर जॉन शोर ने इसके समय में क्या किया था, इसी के कालखंड में जो चार्टर एक्ट आया उसके अंदर क्या हुआ। फिर आता है लॉर्ड वेलेस्ली, है ना। तो मैं आप लोगों को ये जो चीज पढ़ाने जा रहा हूं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है स्थायी बंदोबस्त। इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखो, ब्रिटिशर्स को यह तो समझ में आ गया था कि अगर हमें राजस्व एकत्रित करना है, देखिए आज हमारे पास टैक्स कमाने के तरीके कई हैं। जैसे आप खाने पर टैक्स लगा सकते हैं, तेल पर टैक्स लगा सकते हैं, कोई औद्योगिक उत्पादन हो रहा है उस पर टैक्स लगा सकते हैं, सर्विसेज पर टैक्स लगा सकते हैं, आप तरह तरह से टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन पहले कमाई का असली साधन खेती होता था। अब खेती से टैक्स वसूलना है। आपको भी समझ में आता है कि अगर किसी खेती में मजदूर कर रहा कोई किसान है,
अगर उससे टैक्स वसूला जाए तो कैसे वसूला जाए? अंग्रेजी जानता है, लेकिन उसे लोकल लोगों से संवाद करना नहीं आता। तो जिस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने इनको यहां गवर्नर जनरल बना के भेजा, इन्होंने नीचे के लोगों के बीच में अपने काम बांट दिए। क्या काम बांट दिए कि भाई तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। इस प्रकार से कुछ कुछ इन्होंने अपने काम बांट दिए। क्या किया, अब उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी प्रथा को अपनाया। अभी जमींदारी क्या है इसको हल्के से आसान भाषा में समझ लेते हैं। उनको यह समझ में आ गया था कि अंग्रेज होने के नाम पर मैं किसान के पास जाऊंगा। आप में से लगान फिल्म संभवतः बहुतों ने देखी होगी, जिसमें अंग्रेज जाते हैं, खुद टैक्स वसूलते हैं, लेकिन वो उसमें उतने अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन कोई इंडियन ही इंडियन पर राज करे और उससे कहा जाए कि हमें तो तुमसे इतना टैक्स चाहिए, ये जमीन है तुम्हारे लिए, इनमें से तुम टैक्स कलेक्ट करके हमें देते जाओ, और जो एक अंश इस टैक्स का है वो तुम रखते जाओ। मतलब समझना इस बात का, परमानेंट सेटलमेंट जिसे स्थायी व्यवस्था कहा गया, इसके अंदर क्या था, 11 के अंदर से 10 भाग जो रेंट का है वो ईस्ट इंडिया कंपनी रखेगी और एक भाग वो जमींदार अपने पास रखेगा। मतलब आप इस प्रकार से समझिए कि ये कितनी बड़ी चीज थी। इसको आसान भाषा में समझिए, एक जमीन है, मान लीजिए ये, इस पूरी जमीन के अंदर 100% हिस्सा है ये, इसके 11 भाग बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 भाग बना दिए। अब इन 11 में से ये पूरा तो राजस्व वसूलेगा कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो एक भाग बटा हुआ है, यानी कि 11 का एक हिस्सा, ये जमींदार को उसकी फीस के रूप में दिया गया कि तुम ये फीस अपने पास रखो। अच्छा, शुरुआत में जमींदार इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जमींदारों का हम क्यों रखें, इतना से कम पैसे में कौन काम करेगा, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, अंग्रेजों ने स्मार्टनेस क्या दिखाई शुरुआत में, जमींदारों को काम दिया और जमींदारों से कहा कि तुम्हें अगर पैसा देना है तो दो, नहीं तो तुमसे वसूलेंगे हम सारा पैसा। बेचारे कई जमींदार छोड़ के भाग गए, क्योंकि उनको यह तरीका ही नहीं पता था कैसे यूज करना है। कई सेठ साहूकारों को यह काम दिया गया था। अंग्रेजों ने तरीका अपनाया। अंग्रेजों ने कहा इनको कुछ अतिरिक्त मोटिवेशन देना पड़ेगा। क्या कि देखो, जमीन तो बढ़ने वाली है नहीं, जमीन जितनी है वो तो दिख ही रही है। जमीन में से 10/11 अंश हम ले लेते हैं और एक अंश इनको देते हैं, परमानेंट सेटलमेंट कर देते हैं, यानी कि भविष्य में भी तुम ही, यानी कि जमींदार ही, इस पूरी जमीन का टैक्स वसूलोगे। तो फिर जमींदार ने दिमाग लगाया, क्योंकि पहले तो अंग्रेजों ने क्या किया था ना, कुछ समय के लिए जमीनें दी थी, कुछ समय के लिए कोई आदमी क्यों बुरा बनेगा। अंग्रेजों ने देखा कि इसमें जमींदार इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, जमींदार थे ही नहीं, बिचौलिए थे ना असल में तो ये। तो अंग्रेजों ने कहा कि इनको एक अच्छा तरीका देते हैं। कहते हैं कि पूरी जमीन हमेशा के लिए तुम्हारी है, इस पे से तुम ही टैक्स वसूलोगे, 10/11 अंश हमारा होगा, 1/11 अंश तुम्हारा होगा। अंग्रेजों ने जब ये लालच दिया, ब्रिटिशर्स के लालच के सामने जमींदार फिर भी नहीं माने। उन्होंने कहा यार सेटिंग नहीं बैठ रही। क्यों? क्योंकि इतना गाली सुनने के बाद, अकाल पड़ रहा है, कभी अतिवृष्टि हो रही है, कभी अनावृष्टि हो रही है, कभी किसान के घर में शादी है, कभी कुछ है, कोई दे ही नहीं रहा। फिर अंग्रेजों ने चालाकी चली। अंग्रेजों ने कहा एक काम करते हैं, सुनो, इस पूरी जमीन का जितना भी पैदा तुम कराओगे, हमें तो 10/11 अंश चाहिए। मान लो कि इस खेत में 100 रुपए की पैदावार होती है, तुमने 90 रुपए हमें दे दिया। अब एक काम करते हैं, 90 रुपए अपन फिक्स कर लेते हैं, तुम अपने घर से दो, दूसरे से लूट के दो, मार के दो, हमें नहीं पता। लेकिन अगर तुमने पैदावार 100 की जगह 120 रुपए की कर ली, तो अब तुम्हारे जो बचे हुए पैसे हैं ना, ये 30 रुपए, ये भी तुम्हारे ही होंगे। अब किसान के नाम पर जमींदार का दिमाग ठनका कि अगर किसानों को पानी उपलब्ध करा दिया जाए, बीज उपलब्ध करा दिया जाए, डंडे की चोट पर काम कराया जाए, तो मैं पैदावार तो बढ़ा सकता हूं। भाई पैदावार बढ़ा ही है ना। आज ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया दुनिया को अनाज खिलाने वाला बन गया है। जमीन तो पहले भी थी हमारे पास, तब हमारे पास इंपोर्ट क्यों होता था, तब भी तो थी जमीन हमारे पास। यानी पैदावार बढ़ाने के प्रयास किए जाए तो पैदावार तो बढ़ाई जा सकती है। तो ब्रिटिशर्स ने लालच क्या दे दिया इनको कि तुमको 30% अतिरिक्त मुनाफा होगा। जमींदार ने कहा 30 ही क्यों होगा, मैं तो 100 की जगह 200 पैदा करूंगा, 200 पैदा करूंगा, तुम्हें 90 टिकाऊंगा, 110 मेरे, और तुम कुछ कर नहीं सकते। और साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा
कि इस स्थायी बंदोबस्त ने, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, इसके स्थायी बंदोबस्त ने शुरुआत में तो अंग्रेजों के दिमाग में गार्डन गार्डन कर दिया कि वाह, हमने तो एक ऐसा आदमी ले लिया जिससे हम फ्रेंचाइजी फीस लेंगे। कंपनियां करती है ना, फ्रेंचाइजी दे दी, लेकिन भाई साहब वो जमींदार काम करवाना सीख गया, प्रताड़ित करवाना सीख गया, किसानों को मरवाना सीख गया कि तुम अगर कर्जा नहीं चुका पा रहे हो, कर्जे से उनको गुलाम बनाना सीख गया। जो भारत में स्थायी बंदोबस्त ने, जमींदारी प्रथा ने भारत के अंदर जो सबसे बड़ा लॉस दिया वो यही था कि हमारे देश के अंदर जमीन का एकत्रीकरण एक तरफ होता चला गया, वंश दर वंश गुलामी प्रथा इंट्रोड्यूस हो गई, लोग एक दूसरे के पास में हमेशा के लिए नौकर बन के रहने लग गए। तो ये तमाम चीजें यहां पर हुई थी, ठीक है ना। तो एक प्रकार से यहां पर क्या हुआ आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। तो स्थायी बंदोबस्त के बारे में मैंने आपको बता दिया। बंगाल प्रांत सबसे धनी प्रांत बनकर के आया, ये मैंने बता दिया। अच्छा, बंगाल प्रांत बनकर क्यों आया? क्योंकि यहीं पर इसने क्या चलाया था? स्थायी बंदोबस्त चलाया था, और एक नया वर्ग पैदा कर दिया जिसको कहते थे कि ये चमड़ी में बस गोरा नहीं था, बाकी हरकतें सारी इनकी थी, पूरी तरह स्वामी भक्त थे। क्योंकि अंग्रेज ऊपर सेना लेके बैठे हैं, जब भी कोई दिक्कत होती सेना मंगा करके जनता को पिटवा देते थे। तो स्टार्टिंग में बंगाल प्रांत सबसे धनी प्रांत बन गया क्योंकि यहां पर स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। हम जमींदारी की और भी जो प्रथाएं हैं, महलवाड़ी और इजारेदारी, उसके ऊपर कल चर्चा करेंगे, कॉर्नवालिस के ऊपर। फिलहाल के लिए कुछ बच्चों को डाउट थे, कोई डाउट हो तो बताइए, हम चर्चा करते हैं। सुनील जी कह रहे थे डाउट वगैरह को कुछ था, इनको बताइए भाई, किसी को डाउट है तो बताइए। सामंत और जमींदार एक ही हैं क्या? नहीं बेटा, सामंत राजाओं के पास हुआ करते थे। कह सकते हो राजाओं ने सामंत बनाए थे, अंग्रेजों ने वैसे जमींदार बना लिए थे। आज बंगाल गरीब क्यों हुआ है उसका कारण भी बताएंगे। लिप्सा, चिंता मत करिए। निधि बेटा, एंशिएंट के अंदर मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा, है ना। हालांकि मैंने आप लोगों को एंशिएंट और मिडाइवल एक टीचर से ऑलरेडी खत्म करवाया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आर्ट और कल्चर दोबारा पढ़ाऊंगा आपको, है ना। राजेंद्र, चल तो सकती है। बादल महतो, बेटा ये देखना पड़ेगा क्या है ये। प्रज्ञा, आज आ जाता हूं, है ना। रीजनिंग, रजनी चल रही है ऑलरेडी रीजनिंग, तो क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पे भी चल रही है। राजा, बिल्कुल ये काम बीपीएससी में भी आ जाएगा बेटा, चिंता मत करिए। पीडीएफ, लल्लन, इसी क्लास के बगल में पीडीएफ भी मिल जाएगा। प्रज्ञा बेटा आज करते हैं अपन, है ना। सोनाली, थैंक यू सो मच। गगन प्रसाद, बेटा बीपीएससी का बैच लाने से पहले मुझे इनसे फ्री होने दो, मेरे 4 सब्जेक्ट एक बार खत्म हों, उसके बाद कुछ देखें। लक्ष्मण जी भेजिए। तिनकठिया आगे बताएंगे, जब अपन गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह लेके चलेंगे ना, तब तिनकठिया पद्धति का चर्चा करेंगे, जिसमें से हालत ही नील की खेती के समय बहुत ज्यादा चर्चा आई थी, है ना। हर्ष, क्लास के पहले मोटिवेशनल कोटेशन दिया करो। बेटा मोटिवेशन की क्या जरूरत है, आप और हमको, जो हम संघर्षशील लोग हैं, जिनके घर के हालात बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं है, अंबानी अडानी के घर में तो पैदा हम हुए नहीं है, बस क्लास में आने से पहले पापा मम्मी से फोन पे बात कर लिया करो, उससे अच्छा कोई मोटिवेशन नहीं है ना। प्रिंस बेटा अफगानिस्तान डेवलप नहीं हो रहा है, लोगों ने फंडिंग दिया, आप और हम जैसे लोगों ने। मनीष बेटा, समय के अभाव के कारण ऐसा हुआ था। राजेंद्र जी लव यू। प्रकाश जी थैंक यू सो मच। निधि कुमारी जी, 70वें बीपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, बिल्कुल करवाते हैं। अमन भैया लव यू, बहुत सारा लव यू आ रहा है, क्या बात है। अजय, यार समय नहीं मिल पा रहा है भाई, माफी चाहेंगे, क्योंकि हम हर चीज का प्रॉमिस कर जाएं और संभव ना हो पाए तो हम फिर बाद में गाली खाएं। सौरभ लिख रहे हैं सर, जो डायग्राम पीपीटी में होते हैं वो नोट्स में नहीं है। बेटा ये मैं समझाने के लिए लेकर आता हूं, एक बार आपके दिमाग में वो चीज बन गई, आप गूगल से भी डायग्राम का मतलब मैप जो है ना, वो समझाइश के लिए लेके आता हूं, आप उन्हें गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, है ना।
दीपक, आरएएस के भी नोट्स पूरी तरह से मिल जाएंगे बेटा, 4500 रुपीज में उपलब्ध है, आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। रितेश, थैंक यू सर, आपसे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, तो यूपीपीसीएस में और आरपीएससी दोनों बैचेस में मैं आकर जनरल डिस्कशन के लिए पहुंचता हूं। आज ही प्रयास करता हूं कि आज 4 बजे के आसपास मैं आता हूं, ठीक है, 4-5 बजे के आसपास करता हूं मैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मैं नहा धो लेता हूं। बाय बाय।